गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इस क्लास से पहले हम लोगों ने भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता और राज्य के महाधिवक्ता, इन पे चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है इस नई क्लास में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कैग, CAG। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से भी हर साल एक सवाल कोई ना कोई बनता ही बनता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। और ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें तीन ही बात है कि संवैधानिक उपबंध क्या है पहला, और दूसरा ये है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, और योग्यता क्या है, वेतन भत्ते क्या है, और पदमुक्ति क्या होती है, और तीसरा आपका है कार्य एवं शक्तियाँ। और ये तीनों करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने 30 सालों के PYQ। ठीक है, और पिछले 30 सालों में जो हो अभी तक इन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता और राज्य के महाधिवक्ता, इन चारों टॉपिक से मिला करके अभी तक मात्र जो है 49 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ जानते हैं संवैधानिक उपबंधों के बारे में। चलो भाई, सबसे पहली बात क्या लिखा गया है कि इसका जो उपबंध है वो कहाँ मिलेगा आपको, भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक कैग से संबंधित है। ठीक है, जो कैग के बारे में बातें हैं वो कहाँ मिलेंगी, अब संविधान के भाग 5 में मिलेंगी, और अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक बातें हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। साथ ही इसका नियंत्रण केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर पाया जाता है। अच्छा, आपको हम एक मोटी मोटी बात बता दें कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो जो है, एक देखो, जब हम आपको पढ़ाएंगे संसदीय समितियां, तो वहाँ पर कई सारी समितियों के बारे में चर्चा होगी, जैसे आपकी प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है, और एक होती है लोक लेखा समिति। तो उसी लोक लेखा समिति के बारे में जो है आपको इनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अब देखो, मोटा मोटा बात ये समझो कि भारत सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उन सभी पैसों का हिसाब कौन रखती है, लोक लेखा समिति रखती है। और उसी लोक लेखा समिति में जो है काम कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, अब क्लियर हुआ कि भारत सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसका जो लेखा जोखा कौन रखता है, लोक लेखा समिति रखती है। और उसी के अंतर्गत काम कौन करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ठीक, अभी बातें आगे और स्पष्ट हो जाएंगी, आगे देखते रहिए। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि यह लोक वित्त का संरक्षक होता है एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, और यह जो है केंद्र और राज्य दोनों पर इसका नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कैग को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग की तरह भारत सरकार के रक्षकों में से एक होता है। ठीक है, अरे भाई, जो आपके पैसों का हिसाब रखे तो जाहिर सी बात है कि वो आपका रक्षक ही होगा, है ना, ये चीज़। चलिए, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनकी जो है नियुक्ति के बारे में, इनकी योग्यता के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में और पदमुक्ति के बारे में। तो जो सबसे पहली बात है वो नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि ये केंद्र की बात है, तो जब भी केंद्र की बात हो और नियुक्ति की बात आए तो कौन करता है, राष्ट्रपति। अब ये त्यागपत्र अपना किसको देंगे, राष्ट्रपति को, क्योंकि जो नियुक्त करेगा वही तो लेगा। ठीक है, तीसरी बात ये, अब देखो यहाँ पे इनकी पदावधि कौन सी है, या तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे अथवा 65 वर्ष की आयु तक, और इनमें से जो दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 62 साल पे बनता है तो अगले 3 सालों में वो जो 65 साल का हो जाएगा, तो 65 साल का होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अथवा मान लो कोई व्यक्ति 50 साल पे बन गया, तो अब 50 साल पे तो बन गया, लेकिन 6 साल के बाद वो 56वें साल पे रिटायर हो जाएगा। ठीक है, वही बात कही जा रही है, या तो 6 साल के लिए अथवा 65 या अधिकतम 65 साल तक के लिए। ठीक है, ये हो गया। चौथी बात कह रहा है योग्यता के बारे में। तो देखो, योग्यता के बारे में ये लिखा है कि इसका जो संविधान में कोई लिखित योग्यता नहीं दिखती है, संसद द्वारा कानून बना करके योग्यता निर्धारित की गई है। अब देखो, लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक। जी, चलिए,
आगे देखते हैं इनकी योग्यता के बारे में। ठीक है, तो योग्यता के बारे में ये लिखा है ना कि संविधान में कहीं कुछ नहीं दिखता है, लेकिन संसद जो है कानून बना करके इनकी योग्यता निर्धारित कर रही है। तो लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक रह चुका हो। ठीक, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो वह जो है कैग बन सकता है। ठीक है, पद विमुक्ति क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की रीत के समान। अब देखिए, ये कैग की बात कही जा रही है। कैग जो है किस प्रकार से हटाया जाएगा या उनकी पद मुक्ति किस प्रकार से होगी? जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की रीति है, सेम उसी प्रकार से। अतः संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उनके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित करके भी उन्हें हटाया जा सकता है। या तो जो आपके उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जो न्यायाधीश हैं, जिस प्रकार से उनको हटाया जाता है, एक तो तरीका वो हो गया, उस प्रकार से वो हटेंगे। अथवा अगर इन्होंने कोई बड़ा कांड कर दिया है या कोई गलत काम कर दिया है, तब क्या होगा? तब संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत के साथ उनके दुर्व्यवहार अथवा अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके उनको हटाया जा सकता है। ठीक, बात करते हैं इनके वेतन की। कितना वेतन मिलेगा इनको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन मिलता है और वेतन भत्ता व पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। ठीक है ना? तो देखो, कैग की जो बात है वो कुछ हद तक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलती जुलती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं अगला, कार्य एवं शक्तियाँ। क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं? देखो, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो यही है कि अनुच्छेद 149 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि इसके द्वारा भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि के साथ साथ आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। खर्च करने वाले धन का लेखा परीक्षण करने के दो आधार हैं। पहला ये कि उनका उद्देश्य क्या था और दूसरा ये कि उनकी जो अतिव्ययिता हुई है वो कैसी रही है। तो जो उद्देश्य है उसको जान लेते हैं कि जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ उसी के लिए खर्च किया गया अथवा नहीं किया गया। भाई, जो आपके ऑडिटर होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपसे पूछेंगे ना कि आपने ये धन का कैसे खर्च किया, तो वो बताएंगे हमने इस उद्देश्य से निकाला था और हमने इस पे खर्च किया गया। तो उसी बात को वो चेक करेंगे कि किस उद्देश्य से निकाला गया, क्या उसी पे खर्च हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक, दूसरा ये कि अतिव्ययिता। ठीक है, सरकारी धन के खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच की रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब अगर आपने, मान लीजिए आपका जो बजट था वो 100 करोड़ का था, ठीक है, और आपने उसको जो है बढ़ा दिया या उसमें से आपने कुछ घोटाला कर लिया, तो इन दोनों पर जो है कौन रिपोर्ट बनाएगा? वो कैग ही बनाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और एक बात और देखो, करता है किसी कर अथवा शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण तथा प्रमाणन भी यही करता है। ठीक है, और एक अन्य तथ्य है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको जान लीजिए कि व्यवहार में कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने का प्रमुख साधन है। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। अगर रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि आपने ज़्यादा धन खर्च कर दिया है या धन का दुरुपयोग किया है तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। कहाँ पे? न्यायालय में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं उनको क्या कहा गया है? इनको जो है लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में कहा गया है, संज्ञा दी गई है, अथवा दार्शनिक के रूप में कहा गया और पथ प्रदर्शक के रूप में कहा गया है। अब एक बात जो कि इम्पॉर्टेंट है वो जान लीजिए, और एक बात ये कि आज हम जिस डेट में पढ़ा रहे हैं उसी डेट में है ही है, क्योंकि ये करंट का सवाल है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें कैग हैं और कब से हैं? 8 अगस्त सन 2020 से हैं। ठीक है, देखो 20 से 24 अभी हुआ है, हो सकता है कि 2 साल बाद ये रिटायर हो जाए। तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस दिन जो है इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि उस समय कौन है। ठीक है, मगर 2024 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो अभी तक तो फ़िलहाल यही हैं 14वें कैग। ठीक है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, है ना। तो ये तो था हमारा ये टॉपिक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब हमारा सिर्फ बचता है पिछले 30 वर्षों के PYQ। ठीक है, तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, है ना। धन्यवाद।